हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 9th में चैप्टर सेकंड हम स्टडी कर रहे थे एंड उसमें हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा सेपरेशन मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। समझिए क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन और इससे किसको हम सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग होता है, या सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूं। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स of a substance from liquid in which mixture is rotated at high speed in a centrifuge। क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज मशीन में हाई स्पीड पे कोलाइडल पार्टिकल को रोटेट किया जाएगा और उनके रोटेशन से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं, है ना। और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाएगा और ये मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन कहलाती है। ओके, अब इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एग्जांपल से। एग्जांपल है हमारा सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम अ मिल्क। हमको पता है मिल्क इज अ काइंड ऑफ कोलाइड, ठीक है। और उसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, मिल्क में जो है क्रीम है, वाटर है, ठीक है ना। तो मिल्क से हमको क्रीम सेपरेट करना है, जो जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, ठीक है ना। डेयरी जितने भी जो है मशीन्स लगाई जाती हैं डेयरी इंडस्ट्री में, मोस्ट ऑफ द मशीन्स कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स। और उसमें किस तरीके से ये सेंट्रीफ्यूज मशीन वर्क करेगी समझिए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, कुकर जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक बेल्ट है जो मोटर की तरह एक्ट करेगा और इसमें हमने हाफ लेवल तक जो इसका कंटेनर है टेस्ट ट्यूब लाइक, उस कंटेनर में हाफ ऑफ द कंटेनर हमने क्या फिल कर दिया, मिल्क फिल कर दिया, है ना। अगर हमको मिल्क में कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो, अगर कोई दूसरे कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो दूसरा कंपोनेंट रख देंगे। फिर ये प्लग को हमने स्विच ऑन किया तो ये मोटर रोटेट होगी। ओके, मोटर के रोटेशन की वजह से पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसमें दो टाइप का फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, जो सेंटर की तरफ से लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से दूर जा रहा है। तो होगा क्या, पार्टिकल सेंटर से अट्रैक्ट होगा, फिर सेंटर से दूर जाएगा, अट्रैक्ट होगा, दूर जाएगा, अट्रैक्ट होगा, दूर जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी, ठीक है। पार्टिकल पास में आएंगे, दूर जाएंगे, पास में आएंगे, दूर जाएंगे, है ना। तो लगातार इस प्रोसेस के होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होने लग जाएंगे, सेपरेट होने लग जाते हैं, ठीक है बच्चों। पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम कि क्रीम जो है, क्रीम इज लाइटर देन वाटर या मिल्क। तो मिल्क पूरा नीचे आपका सेट हो जाएगा और क्रीम हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से इस क्रीम को क्या कर लिया जाएगा, स्कीम्ड ऑफ, यानी कि क्रीम को रिमूव कर लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक प्रोसेस हुई, मिल्क से हमने क्या सेपरेट कर लिया, क्रीम को सेपरेट कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ में आ रहा है। बेसिकली कोलाइड्स के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कितनी है, तो उनको पहले हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम जो है क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन। सिमिलरली सेल्यूलर कंटेंट को आपको जो है एनालाइज करना है, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन का ही यूज किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा इवेपोरेशन, ठीक है। एक बार लिख लो इसको। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं इवेपोरेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज चेंजेस इनटू वेपर और गैस ऑन हीटिंग। लिक्विड को जो है हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में या फिर गैस में, कौन सी प्रोसेस से, हीटिंग करने पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर दैट इज ऑन गैस इजीली, I mean on heating, ठीक है ना, it's called evaporation. Now it is used to separate solid substance dissolved in water or any kind of solvent, ठीक है ना। सॉलिड को किसी सॉल्वेंट या वाटर में जो डिसॉल्व किया गया है उससे सेपरेट करने के लिए हमको ये प्रोसेस यूज में लेनी होती है, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, वी कैन सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ओके।
लिक्विड में भी एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट, वो अल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, और मेन सॉल्वेंट वाटर तो है ही। ओके, अब करना क्या है, इस प्रोसेस को समझते हैं। कॉमन से इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज इजीली बट सॉलिड डू नॉट। ठीक है, कि सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि सॉलिड इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और लिक्विड कम टेम्परेचर पर ही वेपर स्टेट में चला जाएगा। राइट, नाउ वी हैव एग्जांपल सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है ना, वाटर से आपको क्या सेपरेट करना है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, दैट मीन कॉमन सॉल्ट का वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बनाया गया है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन। ये वर्ड ध्यान रखेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, उससे आपको क्या सेपरेट करना है, सॉल्ट सेपरेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक चाइना डिश ली, चाइना डिश में सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, दैट मीन सॉल्ट प्लस वाटर, और नीचे उसको स्टैंड पे रख दिया, ट्राइपॉड स्टैंड, और नीचे बर्नर लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब उसको हीट करेंगे। जैसे जैसे हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा और वाटर इवापोरेट होता जाएगा। ओके, और फाइनली कंप्लीट हीटिंग हो जाएगी तो हमको क्या मिल जाएगा, नीचे चाइना डिश के अंदर कॉमन सॉल्ट सेटल डाउन कंडीशन में मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा, और वाटर पूरा इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे ही पूरा वाटर इवापोरेट हो गया, हम उसकी हीटिंग को स्टॉप कर देंगे। कॉमन सॉल्ट हमको कहाँ मिल जाएगा, चाइना डिश के अंदर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन में एक चीज ध्यान रखनी है कि एक तो इसमें प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि सॉल्ट के अंदर कोई दूसरी इंप्योरिटीज होंगी तो भी वो एज सच मिल जाएंगी। सेकेंड चीज, इसमें हम सॉल्वेंट ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन दी सॉल्वेंट, है ना, वाटर हमको नहीं मिलेगा, वाटर तो नेचर में इवापोरेट हो गया है। कुछ सब्सटेंसेस इतने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं कि उनको हीट करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है किसी, जैसे शुगर प्लस अल्कोहल है ना, या ईथर प्लस शुगर है। ठीक है, तो इसको आपको हीट करने की जरूरत नहीं है, नेचर में वैसे ही खुला छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद अल्कोहल या ईथर इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि उनका टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ही वो इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन क्या बताती है, इसमें आपको सॉल्वेंट ऑब्टेन नहीं होगा, और ये प्रोसेस हो गई कौन सी, इवेपोरेशन की। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको। इवेपोरेशन में एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि लार्ज स्केल में इवेपोरेशन का यूज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। हमको बताए कि जो घरों में हम सॉल्ट खा रहे हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, एंड व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने का मेजर सोर्स क्या है, ओशन या सी वाटर। ठीक है बच्चों, तो सी वाटर हमको क्या जो है नेचर में बहुत सारा है, वही रेगुलरली इवेपोरेट होता रहेगा, और वहां से क्या होता रहेगा, सॉलिड कॉमन सॉल्ट कलेक्ट होता रहता है, फिर आगे चल के उसको हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लार्ज स्केल में क्या है, सी वाटर से हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, एक बार लिख लो उसको। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, अब तक जो हम लोगों ने स्टडी किया था प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस में जो सॉल्ट हमको मिल रहा है मे बी वो इम्प्योर हो सकता है, प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, तो उसको प्योर करने का, सेपरेशन के साथ प्योर करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, सभी सॉल्ट को इससे प्योर किया जा सकता है। एक बार मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। The process of cooling hot concentrated solution of a substance to obtain crystal is called crystallization. पहले हम समझते हैं भाई क्रिस्टल्स क्या हैं। क्रिस्टल आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैज फिक्स बाउंड्री, फिक्स एजेस, फिक्स शेप हो जाएगा, फिक्स कलर हो जाएगा, फिक्स एज हो जाएगा। एज का मतलब बाउंड्रीज इनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये इस सब्सटेंस का क्रिस्टल है। जैसे मार्केट से जो आप शुगर परचेस करके ला रहे हैं वो एक टाइप का क्या है, क्रिस्टल है। अगर आप उसको पीस देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पाउडर बन जाएगा। सॉल्ट आप परचेस करके ला रहे हैं दैट इज काइंड ऑफ क्रिस्टल, क्योंकि उसका भी फिक्स शेप है, फिक्स बाउंड्रीज हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से इसको ऑब्टेन किया जाएगा इम्प्योर सैंपल से प्योर जो है मटेरियल को। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट को आपको ऑब्टेन करना है
इम्प्योर सैंपल से। तो पहला जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है वो इम्प्योर होगा, तो उसको हम क्या करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वी विल dissolve that sample of impure copper sulfate in minimum amount of water and then it is filtered, उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर देंगे। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन से क्या होगा, द वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विल सेपरेट आउट। जो इम्प्योरिटीज वाटर में इनसॉल्युबल होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी पहले ही एज अ रेसिड्यू। ठीक है बच्चों, अब इस सैंपल को हमको धीरे धीरे हीट करना है। ठीक है, धीरे धीरे हीटिंग के लिए हम डायरेक्ट हीट नहीं करके वाटर बाथ की प्रोसेस से हीट करेंगे कि विल टेक अ बीकर, एक बीकर में हम वाटर ले लेंगे और उस वाटर को बॉईल करेंगे और इस इम्प्योर सैंपल को हम किस में ले लेंगे, चाइना डिश में। मैंने लिखा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है ना, चाइना डिश के अंदर ले लिया। अब धीरे धीरे ये वाटर से स्टीम बनेगा और ये स्टीम से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता रहेगा, हीटअप होता रहेगा। ठीक है, तो हीटिंग की इसकी और धीरे धीरे हम उसको स्टिर करते जाएंगे, ग्लास रॉड की हेल्प से लगातार उसकी स्टीयरिंग करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे उसको। ठीक है, जैसे स्टिर करते जाएंगे है ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद में हम एयर, वो जो स्टिरर है हमारा रॉड, उस पे एयर ब्लो करके चेक करेंगे, फूक मार के चेक करेंगे कि क्या कोई सॉलिड पार्टिकल उस पर जमा हो रहा है। अगर सॉलिड पार्टिकल जमा होने लग गया यानी कि उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं कि हीटिंग धीरे धीरे होने देते हैं और एक टाइम के बाद में जब हमको लगता है कि क्रिस्टल्स अपीयर होने लग गए सॉलिड पार्टिकल, तो उसकी हीटिंग को रोक देंगे। ठीक है बच्चों, उसको कूल होने देंगे, उसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पे हम देखेंगे कि कुछ लिक्विड पार्ट एज सच रह गया है जिसके क्रिस्टल्स नहीं बने हैं, उसको वैसे ही हम अलग कर देंगे। अब जो चाइना डिश है उसके अंदर 2 या 3 टाइप के हमको क्रिस्टल्स मिलेंगे, 2 या 3 अलग अलग कलर के। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो ब्लू कलर का मिलेगा, उसके फिक्स शेप से और कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उन क्रिस्टल्स को हम हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर देंगे। और कोई दूसरे कलर में क्रिस्टल बने, कोई व्हाइट कलर का क्रिस्टल बनाए तो वो किसी दूसरे सॉल्ट का है, तो उसको भी हम अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हम नॉर्मल मेथड से अपने आंखों से देख के उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आपने इवेपोरेशन की प्रोसेस यूज की होती तो उसमें आपको इस तरीके का सेपरेशन नहीं मिलता, क्योंकि सभी क्रिस्टल्स उसमें बनते नहीं, पूरा पाउडर बनता और सभी पाउडर एक जैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिस्टल्स मिल जाएंगे और क्रिस्टल्स अलग अलग कलर में अलग अलग शेप में होंगे, अलग अलग पार्टिकल के। तो इस तरीके से उनको सेपरेट किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन इवापोरेशन टू ड्राइनेस। इवापोरेशन भी हो रहा है बट ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो पहला चीज तो ये है कि इवेपोरेशन में सब्सटेंसेस जो हैं वो चेयर अप हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं। बट क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम हीटिंग किस कौन से मेथड से कर रहे हैं, वाटर बाथ से, तो जलने के चांसेस नहीं है, है ना, वो कंटेनर में नीचे लग के और ब्लैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरा एडवांटेज है कि क्रिस्टलाइजेशन में प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है, बट इवेपोरेशन में प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा था, ओनली सेपरेशन हो रहा था। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, some solid sugar decompose or get charred on heating to dryness, है ना, during evaporation। मैं एक बार लिख देता हूँ बोर्ड पे जो इसके एडवांटेज है, एक बार आप ये बनाइए। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन टू ड्राइनेस, क्या रीजन है। तो पहला रीजन ये आता है कि सॉलिड सब्सटेंस है ना, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, डज नॉट डिकम्पोज और गेट चैर्ड, CHARRED है ना, मतलब वो जलता नहीं है ना, वो सरफेस बॉटम से चिपकता नहीं है, जलता नहीं है इन क्रिस्टलाइजेशन। अनलाइक इवापोरेशन, इवापोरेशन में तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हीटिंग बढ़ती जाएगी तो हो सकता है कि पूरा सॉल्ट चैड हो जाए, यानी कि उस कंटेनर से चिपक जाए पूरा ही और जलने लग जाए, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए। जबकि क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो है हम वाटर बाथ की प्रोसेस से इसको हीट कर रहे हैं। फिर आता है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन बट नॉट बाय इवापोरेशन। जो वाटर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं उनको आप इवापोरेट करोगे तो दोनों ही सब्सटेंस एक साथ रहेंगे, इम्प्योरिटीज आपको अलग नहीं मिलेंगी। बट इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको इम्प्योरिटीज क्या मिल जाएंगी, अलग मिल जाएंगी, उसके क्रिस्टल्स अलग मिल जाएंगे। इवापोरेशन में ऐसा नहीं होगा, दैट्स व्हाई इसको ये क्रिस्टलाइजेशन को प्यूरिफिकेशन भी बोला गया है सेपरेशन के साथ साथ। ठीक है बच्चों, लिख लो ये दोनों।
बच्चों इस सेगमेंट में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेपरेशन मेथड में सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। ओके, क्रोमेटोग्राफी आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया नाम है, ये आप लोगों ने अब तक सुना नहीं है। तो एक बार देखते हैं क्या होता है क्रोमेटोग्राफी। वी कैन से इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना। जो सॉलिड है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, उनको सेपरेट करने की ये मेथड है। एक कॉन्सेप्ट आपको नया समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। बच्चों एब्जॉर्प्शन पता है आपको, लेकिन मैं एक नया टर्म बता रहा हूं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दैट मीन व्हेन द पार्टिकल इज अटैच्ड टू द सरफेस, पार्टिकल सरफेस पे जो अटैच हो जाता है वो फिनोमिना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, पूरा इंटरमिक्स हो जाना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बट सरफेस पे पार्टिकल का अटैचमेंट एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर से जो लिख रहा हूं बोर्ड पे, तो ये पूरा इंटरमिक्स नहीं हो रहा है, खाली इसकी सरफेस पे आके चिपक रहा है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ओके, तो हर सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन पावर अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट एडजॉर्प्शन पावर पर ही बेस्ड है। बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक मेथड हैं, इसमें हम जो मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम ये देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अलग अलग तरीके से एडजॉर्ब होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, हमको पता है कि ब्लैक इंक इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर। ब्लैक में ब्लू भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, इन सब कलर के मिक्सचर से क्या बनता है, आपका ब्लैक कलर का इंक बनता है। तो डिफरेंट कंपोनेंट को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए हम क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं और उसके ऊपर ब्लैक कलर की इंक का एक डॉट लगा देते हैं, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और जो भी हमको सॉल्वेंट लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर लेना है, कि वाटर में डिफरेंट जो इंक के कंपोनेंट है वो अलग अलग तरीके से सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे। ठीक है, तो वाटर हमने ले लिया, एक ग्लास जार ले लिया और उसमें हमने ये पेपर की स्ट्रिप लगा दी और नीचे सॉल्वेंट यानी कि वाटर रखा, लेकिन वाटर हमने उस ब्लैक स्पॉट से थोड़ा सा नीचे रखा है। ठीक है बच्चों, अब जैसे जैसे क्या होता जाएगा, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, ये सेलो टेप से हमने इसको अटैच कर दिया है, तो वाटर का लेवल ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, धीरे 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 धीरे, और वाटर का लेवल ऊपर चढ़ने से क्या हो जाएगा कि जो ब्लैक कलर में डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो धीरे धीरे वाटर से इस फिल्टर पेपर पे एडजॉर्ब होते जाएंगे। जो ज्यादा एडजॉर्ब होगा, जो जल्दी उससे सरफेस से अटैच हो जाएगा, वो पहले ही निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जो ब्लू कलर वाला है वो जल्दी एडजॉर्ब होने लग जाएगा, तो वाटर के साथ में वो ऊपर चढ़ने लग जाएगा और ये ऊपर यहाँ पे आके रुक जाएगा। वाटर ऊपर तक पहुंच गया, ब्लू कलर यहाँ तक आया। अब जैसे ही ब्लू कलर थोड़े डिस्टेंस पे पहुंचा, रेड कलर का एडजॉर्बिंग पावर क्या है, उससे थोड़ा सा कम है, तो रेड कलर उसके बाद इसमें से निकलना शुरू होगा। और रेड कलर जब तक ब्लू यहाँ पे आएगा, रेड कलर यहाँ तक आके पहुंच जाएगा। तीसरा वाला अगर हम देखते हैं कौन सा, ग्रीन कलर, उसका एडजॉर्प्शन पावर सबसे कम है, तो वो थोड़ा सा ही ऊपर, जैसे ही रेड कलर पूरा निकल जाएगा उसके बाद में आपका कौन सा कलर निकल के आएगा, ग्रीन वाला कलर निकल के आएगा, है ना। और जब सॉल्यूशन आपका ऊपर तक पहुंच जाएगा तब ब्लू ऊपर रह गया, रेड नीचे और ग्रीन वाला इधर रह जाएगा, और डाई के तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, इस पेपर को अलग कर लेंगे। ठीक है, पेपर को अलग कर लिया और सभी कलर्ड कंपोनेंट हमको क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट स्टेजेस पे मिल जाएंगे। तो ये तो एक बेसिक आइडिया दिया कि इस आइडिया से क्या किया जाएगा, किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि सभी का एडजॉर्प्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग तरीके से, ये पहले हमने ब्लू वाला पूरा अलग कर लिया, फिर रेड वाला, फिर ग्रीन वाला, इस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में। फिर मैं इसके यूजेस लिख दूंगा, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा। राइट डाउन दिस, एक बार इसको लिख लेंगे। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने आ रहे हैं व्हाट आर दी एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो पहला एप्लीकेशन आता है टू सेपरेट द सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। अब कलर्ड सब्सटेंस में हमारे पास क्या है, डाइज और पिगमेंट्स है, उनको सेपरेट करने में, जो अभी हमने एग्जांपल देखा। सेकंड, इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, जो क्रिमिनल साइंस होता है, जिसमें कोई क्राइम हो जाता है और उसके बाद में जो डॉक्टर्स की टीम आती है या फिर साइंटिस्ट की टीम आती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पोस्टमार्टम वगैरह करने के लिए, है ना। उस पूरे जिस रूम में ये एक्टिविटी हुई है उस पूरे रूम के फिंगरप्रिंट्स लेना, उसको एनालाइज करना, है ना। तो फॉरेंसिक साइंस, आप लोगों ने जनरली सीआईडी देखा होगा भाई, सोनी टीवी पे, खत्म तो होता नहीं है वो, कुछ तो गड़बड़ है दया
in forensic science to identify the trace amount of poison in bladder और stomach. ठीक है, ब्लैडर में या स्टमक में अगर स्मॉल अमाउंट में पॉइजन है तो उसका फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं. फिर लास्ट है टू सेपरेट स्मॉल प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको भी सेपरेट करने में यूज किया जाता है. और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द एमिनो एसिड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई अमीनो एसिड. भाई अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है. तो प्रोटीन अमीनो एसिड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन. तो आपको तो ये डिटेलिंग नहीं करनी है, ध्यान रख लेना है कि प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जो अमीनो एसिड बन रहा है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे. ठीक है बच्चों, तो आज के सेगमेंट में ये कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिए. अब एक वीडियो और बनाएंगे तो हमारा सेपरेशन का पूरा मेथड हो जाएगा, जिसमें हम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, इन 3 मेथड्स को आपको यूज करना है. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहाँ तक ही. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.